नमस्कार साथियों जिन लोगों ने दाखिल खारिज यानी कि जमाबंदी नहीं कराया है तो उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट लेके आए हैं कि भाई और विद कानून की मैंने तैयार किया है कि भाई आपको क्या क्या परेशानी आने वाला है। ठीक है ना। और आप जमाबंदी कराएं कैसे वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, अगर आपने नहीं कराया तो सावधान हो जाइए, वरना आपकी पूरी ज़मीन और पूरा पैसा चला जाएगा। अब आप कहेंगे सर अभी तक नहीं गया, लेकिन आने वाले समय में चला जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे 15-20 साल बाद एक व्यक्ति का पूरा पैसा चला गया। ठीक है। और देखिए, कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, या आप कोई कहीं ज़मीन खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स भी आप चेक करवा सकते हैं कि ज़मीन सही है कि नहीं, कोई विवादित सरकारी ज़मीन, अन्य कोई विवाद तो नहीं है, करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है साथियों। देखिए साथियों, एक्चुअली दाखिल खारिज या जमाबंदी है क्या। ठीक है रे। देखिए, दाखिल खारिज को कई नामों से जाना जाता है। ठीक है ना। दाखिल खारिज, इंतकाल, म्यूटेशन, जमाबंदी, नामांतरण, कई नामों से जाना जाता है। और भाई ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, कई लोगों के मन में ये डाउट होता होगा कि 143 सेक्शन 80 के बाद दाखिल खारिज नहीं होता है। ये आदेश मैंने आपके लिए रखा है, ये वाला, सॉरी ये नहीं, ये वाला देखिए। ठीक है ना। धारा 80 की घोषणा के पश्चात भी उत्तराधिकार दाखिल खारिज का आदेश वैध ढंग से लगातार पारित किया जाएगा। अगर आप करवाना चाहते हो आदेश ले सकते हो पूरा PDF सहित। ठीक है। ये नहीं, ये अभी आदेश अधूरा है, ये काम नहीं करेगा इतना। ठीक है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में मिल जाएगा, आप करवा सकते हैं। अब देखिए, आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि दाखिल खारिज क्यों जरूरी है, क्यों करवाना चाहिए, नहीं करवाया तो क्या प्रॉब्लम आएगी, वो आप जान लीजिए। देखिए साथियों, शाब्दिक रूप से दाखिल खारिज कराने का तात्पर्य है परिवर्तन करने से। अब देखिए, परिवर्तन में भी आपको बता दूं, देखिए ये प्रॉपर्टी है साथियों, ये प्रॉपर्टी का नाम है X, ये है A के नाम। ठीक है। अब A ने जो है वो B को कर दी रजिस्ट्री भाई। ठीक है ना। इसको कर दी रजिस्ट्री। ठीक है, रजिस्ट्री कर दी दिनांक 2008 को रजिस्ट्री कर दी। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग अब B इसका मालिक बन गया। सारे स्वामित्व किसको ट्रांसफर हो गए? B को, हकीकत में। लेकिन अब B ने नहीं करवाया है दाखिल खारिज। ठीक है। B ने दाखिल खारिज कराया नहीं है। ठीक है। दाखिल खारिज नहीं कराया है तो नाम किसका आ रहा है? अभी भी A का आ रहा है, अभी भी A का ही नाम चलेगा। अब A का नाम ये चला है। ठीक है। अब A गया साथियों किसके पास? मान लीजिए 2024 चल रहा है, 2024 में गया ये, थोड़ी माफ़ करना, ये 2024 में गया ये C के पास। C नाम है मेरा, मैंने इससे रजिस्ट्री भी करा ली। अब देखिए, C को नहीं पता लगा भाई 2008 में ये बेच चुका है, कैसे पता लगेगा? कैसे भी पता नहीं लगेगा। खतौनी में नाम आ रहा, C ने खरीद लिया और C ने अपना करा लिया भाई दाखिल खारिज, दाखिल खारिज करा लिया, A का नाम यहाँ से हटा दिया। ठीक है। अब देखिए, C के नाम रजिस्ट्री भी हो गया, दाखिल खारिज भी हो गया, लेकिन B जिसने 2008 में खरीदा था उसने दाखिल खारिज न करवा पाया। तो देखिए कितनी बड़ी परेशानी हो गई, वो जमीन C की हो गई। अब भाई C कब्जा भी कर सकता है। अब B आएगा, भाई मेरी जमीन है ये, C कहेगा भाई मेरा दाखिल खारिज भी देख लो, मेरा ये रजिस्ट्री भी देख लो। ठीक है। अब हालांकि कानून ये है कि पहले वाली रजिस्ट्री मान्य होगी, अब होगा कोर्ट कचहरी, लड़ाई झंझट, बहुत ड्रामा। तो भाई इस लड़ाई झंझट ड्रामा और सबसे अगर बचना है तो दाखिल खारिज क्यों नहीं करा लेते हो आप? अब ये मत कहना प्लॉट का नहीं होता, अभी कानून दूंगा मैं। अब देखिए क्या कह रहा है। काश्तकार की मृत्यु, उत्तराधिकार या अंतरण के कारण राजस्व में विद्यमान त्रुटिपूर्ण या व्यर्थ हो जाती हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के नाम था, एक व्यक्ति अगर एक्सपायर हो गया तो वो तो व्यर्थ ही है, उसका नाम खतौनी भी चढ़ा है। ठीक है। तब कलेक्टर उन्हें शुद्ध करने की अपेक्षा करता है, शुद्ध करने की। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बेच चुका हूं तो हमारा नाम खतौनी भी क्यों आ रहा है? गलत आ रहा है ना, तो उसे शुद्ध करवाइए, जिससे भू राजस्व से आबाद प्रवाह को सुगम बनाया जा सके। ऐसे शुद्धिकरण या उत्तराधिकार या अंतरण के आधार पर कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट पर राजस्व अधिकारी के ज्ञान में आने वाले तथ्यों के आधार पर किए जाते हैं। भाई इसमें क्या होता है? इसमें यही होता है कि भाई अब ये जो है, ये प्रॉपर्टी जो है, जैसे मान लीजिए आपने खरीदी एक्स प्रॉपर्टी ए से, ठीक है, B ने खरीदी तो B ने रजिस्ट्री करा ली, मालिक बन गया, चलिए भी ठीक है। अब V को कराना है दाखिल खारिज। ठीक है। दाखिल खारिज कि महोदय मैंने इस पे ले लिया है कब्जा, ठीक है ना, मैंने इस पे कब्जा ले लिया है, A का नाम हटाइए, B का नाम दाखिल खारिज करिए। तब आदेश होगा
कि भाई ए ने विक्रयनामा ये जो है फलाना दिनांक बैनामा से जो है वो किया जाता है, इसका नाम हटा के बी का नाम, तो ठीक है। अब आपने अगर ये नहीं किया तो आपका कब्जा भी नहीं माना जाएगा, वो भी नहीं माना जाएगा, भाई आपको परेशानी होगी ही होगी, ठीक है। तो इसलिए दाखिल खारिज करवाना साथियों जरूरी है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, और देखिए अगर आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे जरूरी चीज देखिए, देखना ये तो आदेश है जो कि सहारा एक व्यक्ति उसका आदेश है ये देखिएगा आप, जो लोग ये कहते हैं या प्रॉपर्टी डीलर आपके वकील ये कह रहे हैं कि 143 का दाखिल खारिज नहीं होगा, या साथियों धारा 80 हो गया दाखिल खारिज नहीं होगा, या आवासीय हो गया इसका दाखिल खारिज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये लिखा है, धारा 80 के अधीन घोषणा के पश्चात भी, धारा 80 के अधीन घोषणा के पश्चात भी, 80 यानी कि 143 के पश्चात भी अंतरण या उत्तराधिकार, अंतरण यानी कि बैनामा या दानपत्र, उत्तराधिकार यानी कि मान लीजिए कोई काश्तकार मर जाता है तो उसके उत्तराधिकार आधार पर दाखिल खारिज आदेश विहित ढंग से लगातार पारित किया जाएगा। और कितना स्पष्टीकरण आदेश चाहिए। अब देखिए साथियों, अगर आप ये कोर्ट में ले जाओगे तो ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन अधूरा है। जब तक तहसीलदार या एसडीएम जब तक वो अपनी बुक में नहीं देख लेंगे तब तक नहीं। और इसका फुल पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लेने के लिए आपको मुझसे संपर्क करना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पीडीएफ भी ले सकते हैं, आप अपना काम करवा सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये रहा। अब देखिए एक व्यक्ति ने दाखिल खारिज नहीं करवाया था, अब देखिए उसको कितनी बड़ी परेशानियाँ हो। देखिए यहाँ पे देखिए आप, प्रस्तुत वर्तमान कार्रवाई श्रीमती जो भी है निवासी ने जो है पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र दिनांक 12/7/2021 के आधार पर प्रारंभ हुई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया कि प्रश्नगत भूमि वाद में प्रार्थी प्रभावित पक्षकार है, ठीक है। उक्त वाद में पूर्व में एक पक्षीय रूप से पारित आदेश दिनांक 22/6/2019 विधि तथा तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। देखिए क्या हुआ था, इसमें यही हुआ था कि ए ने ज़मीन बेच दी थी बी को 2008 में बेच दी थी। अब इसने नहीं कराया दाखिल खारिज, फिर ए ने बेच दी सी को, सी ने करा लिया दाखिल खारिज। और सी ने कब करा लिया? सी ने करा लिया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 12, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये करा लिया था 12/7/2021 को, ठीक है। तो इन्होंने कहा, स्पष्ट कहा कि ऐसी स्थिति में विक्रेता को पुनः जमीन बेचने का अधिकार नहीं रह गया था, अर्थात विक्रेता द्वारा पुनः दिनांक 6/5/2019 को किया गया बैनामा प्रभाव से शून्य। ऐसी स्थिति में पत्रावली आदेश जो है दिनांक निरस्त होने योग्य है। 22/6/2022 को जो दाखिल खारिज करवाया था साथियों, वो निरस्त होने योग्य है। तो देखिए भाई, आप अपनी ज़मीन जब पैसा दिया है तो अपना म्यूटेशन करवाइए। म्यूटेशन नहीं हो रहा है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप जिस प्रकार का चाहेंगे लगभग उसी प्रकार का आपको आदेश मिल सकता है, ठीक है। बेहतर आपको कंसल्टेशन मिल जाएगी जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी आप चले जाना, ठीक है। तो आप संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप बेहतर सलाह लेना चाहते हैं तो। धन्यवाद साथियों।